नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि देश में खुले जो प्रोडक्ट हैं, खाद्य सामग्री है, उसको शुद्धता के पैमाने पर और ज़्यादा कसने के लिए एफएसएसएआई ने क्या नए कदम उठाए हैं जो कि 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं, और किस तरीके से इन कदमों को राज्य में जो सिस्टम है, पूरा मौजूद है, वो लागू करेगा, और कैसे उपभोक्ता को आसानी होगी शुद्ध सामान खरीदने में। और इसे समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। परवीन जरगार साहब हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं एफएसएसएआई से। आपका स्वागत है। हमारे साथ उर्मी गोस्वामी हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। और हमारे साथ सुरेश मिश्रा साहब हैं, प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज IIPA। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। शुरुआत परवीन साहब आपसे करना चाहूँगा कि 1 अक्टूबर से जो बदलाव होने जा रहा है और आप लोगों की जो नई गाइडलाइंस हैं, राज्यों को जो पत्र लिखा गया है, क्या मेन वो पॉइंटर हैं जहां पर बदलने जा रही है तस्वीर, किन प्रोडक्ट के बारे में है और क्या उसका दायरा है? नमस्कार। अभी हाल ही में एफएसएसएआई ने 2 आदेश जारी किए हैं। ये दोनों आदेश 1 अक्टूबर 2020 से लागू होंगे। पहला आदेश अनपैक्ड स्वीट्स यानी खुली मिठाइयों से संबंधित है। इस आदेश के अनुसार खुली मिठाइयों की ट्रे और कंटेनर पर उसकी बैच बिफोर डेट मेंशन करना आवश्यक होगा। इस ऑर्डर का उद्देश्य कंज्यूमर को उस खरीदे जाने वाली मिठाई की शेल्फ लाइफ से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पैक्ड स्वीट्स हैं, जो पैक्ड मिठाइयाँ हैं, डब्बाबंद मिठाइयाँ हैं, उन पर पहले से ही डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बैच बिफोर डेट मेंशन करना अनिवार्य है। इस ऑर्डर के आने से जो मिठाइयाँ खुले में बिकती हैं, उसके संबंध में भी कंज्यूमर को उसकी शेल्फ लाइफ, कितने समय तक वो उसको खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये जानकारी उपलब्ध होगी। दूसरा ऑर्डर जो इशू हुआ है एफएसएसएआई की तरफ से, वो सरसों के तेल पर है। इस आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 से सरसों में किसी भी अन्य तेल को मिलाकर बेचने पर पाबंदी होगी। इस आदेश का उद्देश्य सरसों के तेल की मैन्युफैक्चरिंग और सेल को बढ़ावा देना है। ये आदेश हमने सभी देशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को भेज दिया है उचित कार्रवाई के लिए, और 1 तारीख से सभी राज्यों द्वारा इस आदेश के पालन को इंश्योर करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। परवीन साहब, ये दोनों आदेश में एक-एक करके बात करूं। पहला जो आपने कहा मिठाइयों को लेकर, जी। आदेश बहुत अच्छा दिख रहा है, कागज पर भी अच्छा है, और जब सुनते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मेरा सवाल ये है कि अगर कोई भी दुकानदार किसी मिठाई को अपनी शॉप में बेच रहा है, उसकी एक्सपायरी, बेस्ट बिफोर यूज़, वो लिखना कंपलसरी है, लेकिन इसकी सैम्पलिंग या फिर इसकी रीचेकिंग कैसे मुमकिन हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके की संख्या है, और वहाँ पर जब कंज्यूमर जाएगा तो इसकी क्या गारंटी है कि जो बेस्ट बिफोर लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट वही है या उसको चेंज करके दूसरा रखा गया? क्योंकि डिब्बा बंद में तो ये है कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये खुला हुआ पैकेट है या दोबारा से बंद किया गया है, लेकिन ओपन जो प्रोडक्ट है उसमें ये गारंटी कैसे हम दे पाएंगे कंज्यूमर को? हाँ, देखिए, ये इंश्योर करना हमारे देश के साइज को देखते हुए अपने आप में एक बिग चैलेंज है। बट हमारे सभी राज्यों में सुरक्षा अधिकारी होते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर दुकानों पर चेक करते हैं। ये उनका कार्य होगा ये देखना कि इस आदेश का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि कहीं पर ऐसा लगता है कि ये मिठाई की गुणवत्ता में लेकर कोई इशू है, उसका वो सैंपल लेकर उसको फिर लैब में भेजकर उस सैंपल के रिजल्ट के आधार पर फिर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है राज्यों के द्वारा। यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि मिठाई की गुणवत्ता को लेकर कोई इशू है, तो वो हमारे पास हमारी वेबसाइट है, एक हमारा ऐप भी है, फूड सेफ्टी कनेक्ट। उस ऐप को डाउनलोड करके कहीं भी किसी भी समय कंज्यूमर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर एक हमने सभी संबंधित अधिकारियों की राज्यवार एक सूची उपलब्ध कराई हुई है। तो वहाँ पर जाकर भी अपने एरिया से संबंधित अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, यदि किसी कंज्यूमर को लगता है किसी भी खाद्य पदार्थ को लेकर उन्हें लगता है इसमें मिलावट है या कोई इशू है, वो उसको स्वयं जाकर लैब में, जो एफएसएसआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड लैब्स हैं, वहाँ जाकर उसका टेस्ट करा सकते हैं। और टेस्ट कराने के बाद यदि वो सैंपल फेल होता है तो उस टेस्ट की पूरी प्राइस कंज्यूमर को वापस दे दी जाती है, रिम्बर्स हो जाती है। सो ये है, लेकिन मैं समझता हूँ इसको इंश्योर करने के लिए सभी की जिम्मेदारी है, उपभोक्ताओं की भी जिम्मेदारी है और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है। ये जब दोनों मिलके काम करेंगे, और इसके साथ ही साथ जो दुकानदार हैं जो मिठाइयाँ बेच रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही इन्फॉर्मेशन अपने ग्राहक को प्रोवाइड कराएं। क्योंकि प्रवीण साहब, दिक्कत ये आती है कि अभी भी जो हमारे पास मैन पावर है राज्यों में, खासतौर पर अगर सैम्पलिंग को लेकर देखें, जो भी शॉप्स हैं और जो प्रोडक्शन इस वक्त मार्केट में होता है उसकी तुलना में सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। और दूसरा ये कि अगर कोई कंज्यूमर किसी भी शॉप से कोई ऐसी चीज़ खरीदता है जिसकी क्वालिटी या गुणवत्ता मानकों के लिहाज से ठीक नहीं है, तो क्या वो सीधे तौर पर वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके खाद्य से जुड़े, सुरक्षा से जुड़े अधिकारी होते हैं, वो सैंपल वहाँ पर उस कंज्यूमर से ले सकते हैं और उसको एज ए टेस्टिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जो कार्रवाई होती है उस उपभोक्ता तक उसकी जानकारी मुमकिन है कि दी जाए? या यहाँ पर सिर्फ उपभोक्ता खुद उस लैब तक पहुँचे और टेस्टिंग की जिम्मेदारी और पूरा प्रोसेस फॉलो करे? नहीं, अगर उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो वो सीधा उन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। वो आकर वहाँ से सैंपल उठाते हैं। सैंपल भी 2 तरह के होते हैं। एक सर्विलेंस सैंपल होता है, एक एनफोर्समेंट सैंपल होता है। सो एनफोर्समेंट सैंपल में 4 सैंपल उठाए जाते हैं, और यदि उसमें कोई इशू आता है सैंपल को लेकर, तभी आप कानूनी कार्रवाई जो संबंधित व्यापारी है उसके खिलाफ आप ले सकते हैं। सो एज उपभोक्ता आपको केवल जो संबंधित अधिकारी है उन तक कंप्लेंट को पहुंचाना है, या वो कंप्लेंट आप हमारे पास भी पहुंचा सकते हैं, और उसके बाद हम उसको टेकअप करते हैं जो संबंधित अधिकारी हैं, फिर वो वहां से जाकर सैंपल वगैरह लेकर सभी जो उचित कार्रवाई है वो उस पर करते हैं। ओके सुरेश जी, क्योंकि अब तक हम डिब्बा बंद जब सामान की बात करते थे और उसमें कंपनी और जो भी सेलर है वो लायबल होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है अगर कोई भी सामान ख़राब निकल रहा है या क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। ओपन मार्केट एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारतीय बाजार में, और इस लिहाज से अगर हम मिठाई या इस पूरे सेगमेंट को देखें, किस तरीके से दिखता है ये नया कदम जो कि 1 अक्टूबर से लागू होगा, और ख़ास तौर पर इसे इम्प्लीमेंट करने को लेकर जो चुनौतियां दिखती हैं? देखिए, वैसे ये एक अच्छा कदम है, कंज्यूमर के हित में है, लेकिन जैसा प्रवीण जी बता रहे हैं, व्यवस्था तो बनी है, पहले से भी बनी है, लेकिन मिलावट हो रहा है। मिलावट कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, देश में बहुत व्यापक है। और मिठाई को ही छोड़ दीजिए, तेल को छोड़िए, आप घी ले लीजिए, तेल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, कोई भी खाद्य पदार्थ आप ले लीजिए, मिलावट बहुत है। तो सवाल ये है कि जैसे मिठाई में बेस्ट बिफोर का है, आपने ठीक ही कहा, इसकी क्या गारंटी है कि जो दुकानदार दे रहा है वो ताज़ा ही है। और दूसरा, बेस्ट बिफोर अगर एक डेट रहती है तो उसके बाद क्या ये कंज्यूम करने लायक नहीं है? क्या ये खराब पदार्थ माना जाएगा, या दुकानदार उसको शेल्फ से हटा लेगा उस डेट के बाद? और जिस तरह हमारे यहाँ सर्वेलेंस का है और एनफोर्समेंट का है, मुझे लगता है बहुत कठिन है इसका लाभ वास्तव में कंज्यूमर तक पहुंचाने में। क्योंकि कंज्यूमर देखिए, वो तो यही देखेगा कि जो मिठाई बनी है, जो रखी है शेल्फ में, उसमें बेस्ट बिफोर लगा है, दूसरे दिन मान लीजिए वो उसका डेट है कि खराब हो जाएगी, तो ये क्या गारंटी है कि वो डेट नहीं बदल देगा? जब तक एनफोर्समेंट नहीं रहेगा और सर्वेलेंस नहीं रहेगा, बड़ा मुश्किल है, और बहुत बड़ी मार्केट है। और जैसे जैसे आप ग्रामीण इलाके में जाते हैं, जिले स्तर पर आप पहुंच जाइए, नीचे पहुंचिए, ये तो मुझे लगता है बहुत ये नामुमकिन है लागू करना। ये एक
कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रयास है, बट इसका लाभ मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कंज्यूमर को मिलेगा अगर इसका सर्वेलेंस और एनफोर्समेंट बहुत कड़ा नहीं है, पनिशमेंट बहुत कड़ा नहीं है और एक रेगुलर इंस्पेक्शन होता रहे। और मुझे नहीं लगता है इतनी बड़ी व्यवस्था है एफएसएसआई के पास इस समय कि ये मुमकिन है। बट अगर उस तरह आप देखें कंज्यूमर के हित की बात है, बट एनफोर्समेंट ही मुझे लगता है ये बहुत ही कठिन है इसको। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हम ये देखें, अगर दुकानदार मिठाई की कीमत लिख सकता है मिठाई की ट्रे पर, तो उसकी सेल्फ लाइफ लिखने में क्या दिक्कत है? ये केवल क्यों, ये दोनों तरफ से चाहिए, मतलब हम उनके पास आ रहे हैं, वो हमारे पास आए। दुकानदार अपनी जिम्मेदारी समझे, उपभोक्ता अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर दुकानदार उस पर प्राइस टैग लगा सकता है, ये मिठाई इतने रुपए किलो है, तो उसकी बेस्ट बिफोर डेट को दिखाने में मैं नहीं समझता कोई इसमें इतना बड़ा इशू है। मैं ये मानता हूँ भारत का जो साइज है उसे लेकर ये एक बिग चैलेंज है, बट इस चैलेंज को हम ना कर पाए ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, सभी स्टेक होल्डर्स का सहयोग बहुत जरूरी है। उसमें आप सभी उपभोक्ता हैं, अगर उपभोक्ता खुद जाकर उनसे कहेंगे दुकानदार से कि आपने इस पे बेस्ट बिफोर डेट नहीं लगाई है, 4 आदमी कहेंगे, अगले दिन आप देखेंगे वो लगा लेंगे। सो सबसे बड़ा प्रेशर तो कंज्यूमर की तरफ से आएगा। तो उर्मी, जैसे कि दोनों पैनलिस्ट को आपने सुना, कदम बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इसको जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है और जितनी बड़ी मार्केट है, मैं कहूँ कि इस तरह के जो खासतौर पर सेगमेंट की ओपन जो शॉप्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से आप देखती हैं और क्या बड़े चैलेंजेस स्टेट लेवल पर आपको नजर आते हैं? विकसित देशों की बात देखेंगे कि ऐसे कदम वहाँ नॉर्मलाइज हो गया। सवाल ये है, जैसे उठाया कि हमारे पास वो मैन पावर है या नहीं, इसकी एनफोर्समेंट और कंप्लायंस। पर एक चीज आप याद रखिए कि हमारा जितना बड़ा मार्केट है, जैसे आपने पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की, हमारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, ये संभव नहीं है कि एफएसएसआई के पास उतने इंस्पेक्टर्स भी हो कि वो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में 2 बार पहुंचे, क्योंकि वो पहुंचेंगे तो फिर हम ही लोग फिर शुरू करेंगे बोलना कि ये इंस्पेक्टर राज वापस आ। अब एक ओपन फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी जैसे हमारी है, और जहाँ फ्री मार्केट, मतलब जैसे कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है, जो फ्री मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हर जो व्यापारी है का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ जो नियम है उसका पालन करेंगे। और जो एजेंसी है और या सरकार है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि ये पालन हो रहे हैं या नहीं। अब रोज रोज तो जा नहीं पाएंगे, पर अगर अब जब ही जाएंगे और देखिए, और या कंप्लेन आएगी कंज्यूमर के तरफ से, जैसे सुधीर जी और उन्होंने पहले भी बोला कि कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं, तो तब जो पनिशमेंट दी जाएगी नॉन कंप्लायंस के लिए, वायलेशन के लिए, एग्जेम्पलरी है। इस व्यापारी को मालूम पड़े कि हम अगर सही काम नहीं करेंगे, या हमारी की बेस्ट सेल बाय डेट अगर 15 अक्टूबर है और हम 14 अक्टूबर को वही मिठाई रख देंगे, और या 16 अक्टूबर को वही मिठाई रख देंगे और बोलेंगे 30 अक्टूबर और पकड़े, उसका जो भरना पड़ेगा वो बहुत बड़ा, उसकी और पनिशमेंट जो होगी वो सही में बाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उर्मी आपने कहा। मैं इस पर थोड़ा सा प्रवीण जी आप समझना चाहूंगा कि क्या हम इस दिशा में अगर बढ़ते हैं, यानी कि इन्फोर्समेंट जब हो, और ये वाकई सही है कि हर दुकान का हर रोज या वीकली सैम्पलिंग मुमकिन नहीं है, और अगर मुमकिन होगी भी तो शायद जो उर्मी ने कहा उसके भी अंदेशे हैं कि हम फिर से कहेंगे कि एक इंस्पेक्टर राज हमने शुरू कर दिया है मार्केट या बाजारों में। लेकिन जब भी कभी किसी दुकानदार या किसी ऐसे प्रोडक्ट के खिलाफ शिकायत हो और वो गिल्टी पाया जाए, वो दोषी पाया जाए, तो सजा कम से कम ऐसी हो कि वो एक नज़ीर के तौर पर हो और एक फियर फैक्टर क्रिएट होना चाहिए बाकी ऐसे मिलावटकर्ताओं के सामने। जी, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसमें विभिन्न प्रकार के फूड्स रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट दोनों का प्रावधान है। जैसे अभी बताया गया कि हो सकता है दुकानदार
उसकी डेट बार बार बदलता रहे और गलत इन्फॉर्मेशन उपभोक्ता को देता रहे। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि कोई दुकानदार गलत इन्फॉर्मेशन देता हुआ पाया जाता है तो उस केस में 2 लाख का जुर्माना और 3 महीने की सजा का प्रावधान हमारे एक्ट में है। इसके अलावा यदि हाइजीन है, अनहाइजीनिक फूड बनाया जा रहा है तो उस पर 1 लाख का प्रावधान है। यदि अनसेफ फूड को खाने से किसी को कोई नुकसान होता है तो उसमें 6 साल तक की इवन सजा हो सकती है। और यदि किसी वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है अनसेफ फूड को खाने से तो उसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। तो एडिक्वेट सजा के प्रोविजंस हमारे एक्ट में ऑलरेडी हैं। प्रवीण जी, कई सारे देशों में मैं पढ़ रहा था और मैंने जो देखा वहाँ पर कि कुछ जगहों पर इस तरीके के नॉर्म्स या रूल्स तैयार हैं जो कि इम्प्लीमेंट किए गए हैं कि अगर किसी एक्स या वाई प्रोडक्शन सप्लाई में संदिग्ध है, वो सैंपल उसका लिया गया है, तो जब तक सैंपल क्लियर नहीं हो जाता उस सप्लाई को होल्ड कर दिया जाता है। इसके चलते जो प्रोड्यूसर है या जो दुकानदार है वो एक हाई रिस्क पर रहता है, जिसके चलते एक डर खड़ा होता है। क्या हम इस तरह के और कड़े कानूनों को हम उसकी तरफ सोच सकते हैं, या आपको लगता है कि जो मौजूदा कानून है वो पर्याप्त हैं? प्रवीण जी। अब मैं को जी नहीं, हमारे कानून में सजा के उचित प्रबंध किए गए हैं। उसको इम्प्लीमेंटेशन में, इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ सभी राज्यों में एजुकेटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो केवल फूड से संबंधित ऑफेंसेस को ही डील करते हैं। इसके अलावा लगभग सभी राज्यों में एपलेट ट्राइब्यूनल्स भी हैं जहां पर फूड से संबंधित ऑफेंसेस को डील किया जाता है, उनकी सुनवाई होती है और उन पर कार्रवाई होती है। सो एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे देश में हमारे कानून के द्वारा दिया गया है। उसमें क्योंकि साइज बहुत बड़ा है हमारे देश का, उसमें थोड़ा बहुत होता है, डिले हो जाती है, बट उसके लिए एडिक्वेट प्रोविजंस हैं और स्टेट के साथ हम लगातार टेकअप कर रहे हैं कि जो उनके खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी संख्या में इजाफा किया जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग सभी स्टेट्स ने फर्दर रिक्रूटमेंट के लिए उस पर एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है। कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी नए अधिकारी अपॉइंट भी हो चुके हैं। ओके प्रवीण जी, मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ जिसका आपने जिक्र किया था, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है ऑयल को लेकर। उसमें प्रोडक्शन के वक्त ही जो किस तरीके से मिक्सिंग और जो परसेंटेज रेशियो था वो अलग अलग था। ये अब क्या होगा और इसके करने के पीछे की वजह, और अगर इसमें कोई गफलत पाई जाती है तो उसकी जानकारी या उसकी शिकायत या उसकी, मैं कहूँ कि पेनल्टी किस तरीके की है? देखिए, एडल्ट्रेशन को लेकर तो आज भी रूल है। हमने जो आदेश पारित किया है उस आदेश के अनुसार सरसों के तेल में कोई दूसरा तेल नहीं मिलाया जाएगा, जिसे आप ब्लेंडेड ऑयल कहते हैं। ब्लेंडेड ऑयल दूसरे तेलों के केस में अलाउड है और उसको आप यूज भी कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी। उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही ये डिसीजन लिया गया है कि सरसों के तेल को इंडियन कंटेक्स्ट में प्रमोट करने के लिए ये जरूरी है कि सरसों के तेल को बिना किसी दूसरे तेल के साथ मिलाए इसको प्रमोट किया जाए। यानी कि जो मिक्स ऑयल हम देखते हैं उसमें सरसों का तेल नहीं आप यूज कर सकते हैं मिक्सिंग के लिए, या उसके साथ कोई दूसरा ऑयल मिक्स नहीं कर सकते हैं, राइट? जी ओके सुरेश जी, इस कदम से जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि एक जो हमारी एक बड़ी, मैं कहूँ कि किसान जो एक क्षेत्र है जहां पर इसकी पैदावार होती है सरसों की, उनको बढ़ावा मिलेगा न सिर्फ, बल्कि जो देसी शुद्धता की बात होती है और उसके जो फायदे बताए जा रहे हैं उस दिशा में शायद हम ज़्यादा बढ़ पाएंगे आगे। नहीं, निश्चित रूप से जो सरसों की खेती करते हैं किसान, उनको इससे फायदा होगा। और अगर ये लागू हो जाता है तो कम से कम ये गारंटी रहे कि कंज्यूमर को सरसों तेल मिल रहा है और 100% सरसों का तेल। अतः ब्लेंडिंग तो वो तो ऑलरेडी कानूनी
हिसाब से थी 20%, जो मैं नहीं कहता कि वो एडल्ट्रेशन था, वो तो मान्य था, इतना कर सकते थे। लेकिन बहुत सी आप देखिए कि जो टेस्टिंग और जो मार्केट सर्वेलेंस से सैंपल्स लिए गए हैं वो 50% से भी ऊपर है। तो आप देख ले, एनफोर्समेंट उस स्टेज पर ही क्यों नहीं हो रहा था? तो बात फिर वही आ जाती है कि सरसों का तेल छोड़ दीजिए, बाकी अन्य तेलों का हमें क्या गारंटी है कि शुद्धता रहेगी? मिक्स अभी आप देखिए, मिक्स जो करते हैं वो तो दाम के हिसाब से होता है। सरसों का तेल ज्यादा महंगा होता है, अब और महंगा हो जाएगा क्योंकि अब प्योर मिलेगा। ब्लेंडिंग में था कि कम से कम प्राइस थोड़ा सा उसका नहीं था, क्योंकि एक सस्ता वाला उसके साथ मिक्स हो जाता था जी। तो सवाल वही फिर घूम के आ जाता है कि उसको आप इंश्योर का तेल नॉन ब्लेंडिंग के बाद जो बाजार में आएगा वो 100% शुद्ध है। देखिए, एडल्ट्रेशन एक बहुत जटिल और व्यापक समस्या है, और कानून तो है, जो प्रवीण जी सही कह रहे हैं कि कानून है, नियम है, व्यवस्था बनी है, लेकिन फिर भी क्यों मिलावट है इस इतने व्यापक में? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ खामी है। ये हमको मानना चाहिए कि हमारा जो व्यवस्था है वो एक शुद्ध खाद्य पदार्थ नहीं डिलीवर कर पा रहा है। रही कंज्यूमर की, कंज्यूमर मूवमेंट मेरे ख्याल से इस देश में सबसे कमजोर मूवमेंट है। कंज्यूमर टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत छोटे रूप से है, ज्यादा उनका प्रभाव नहीं होता है। इसलिए अगर कंज्यूमर तो एंड यूजर है ना, लेकिन बाजार में आता है तो उस पॉइंट पर जो सर्वेलेंस चाहिए, जो मॉनिटरिंग चाहिए, जो एनफोर्समेंट चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो कंज्यूमर तो लास्ट एंड वाला आता है। जैसे उर्मी जी कह रही कि वो अगर मान लीजिए 15 तारीख का है, नेक्स्ट डे वो एक दिन और पहले का डाल देगा, उसमें कौन देख रहा है उसको कि कर रहा है? तो मुझे ये सब बहुत अच्छे कदम मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे कदम है, लेकिन उस पर एक ही प्रश्न रहता है कि अगर हम इसकी डिलीवरी सही कर पाएंगे, और मुझे अभी की जो व्यवस्था है मुझे नहीं लगता है कि हम एडल्ट्रेटेड खाद्य पदार्थ को रोक पाएंगे, खासतौर तेल, सुरेश जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये बहुत सारे एक्सपर्ट की राय है कि कानून और कदम हमारे पास बहुत मजबूत हैं, लेकिन उन भी सवाल ये कि बेस्ट मॉडल हो क्या। और ये भी सच है कि एडल्ट्रेशन भले ही कितने ही कड़े कानून बने हों, लेकिन उसका असर जमीन पर वो नजर नहीं आ रहा जो हमने लक्ष्य तय किए थे। देखिए, एक हर टाइम याद रखना पड़ेगा कि हमारी इंडिया में जो मार्केट, एक तो बहुत बड़ी मार्केट है, बिग मार्केट है, और उसके प्राइस पॉइंट्स बहुत हैं। तो जैसे कि अभी मिश्रा जी ने तेल की बात की, अब क्यों ब्लेंडेड जो 50% ब्लेंडेड है वो ब्लेंडेड है, जो मिल भी रही थी, जो कानूनी तौर पर गलत लीगल है, क्यों मिल रही थी? क्योंकि उसमें दाम में ऊपर नीचे होता था, और जो आपका हर प्राइस पॉइंट के लिए कंज्यूमर मिल जाएगा। तो एक दिक्कत वो है। तो इसका मेरे हिसाब से एक ही उपाय है, एक ग्रेटर अवेयरनेस, सिर्फ उपभोक्ता के लिए नहीं, बट जो व्यापारी है उसके लिए भी, क्योंकि हर व्यापारी हमें मान के चलना पड़ेगा। गलत काम करने के लिए दुकान उन्होंने, तो वो थोड़ा देना पड़ेगा। उपभोक्ता को क्यों चाहिए ग्रेटर अवेयरनेस? ताकि उनको पता चले कि अगर कोई चीज सही नहीं है वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, और वो एक लंबा प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। ऐसा ना किसी कोई जाए कंप्लेन मिठाई की या तेल की, और उसको 10 चक्कर पड़े वही कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए। सुनवाई तो दूर की बात है, तो उसमें वो बोलेगा फायदा क्या है, जाने का कोई फायदा नहीं। तीसरा जो है, जैसे जो आपने बोला, आपने पहले आप बोले कि एक सप्लाई चेन में किसी ने गलत किया है तो सप्लाई बंद हो जाएगी, तब प्रेशर व्यापारी के और भी रहता है कि मैं भी सही चीज खरीदूं। आखिर में प्रवीण साहब, आपसे क्या कन्विक्शन रेट का कम होना मिलावट के केसेस में एक बड़ी वजह है कि हम मिलावट को रोक नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? देखिए, हमने ये बात ठीक है कि जो टोटल नॉन कन्फर्मिंग
सैंपल्स हमारे पास आते हैं उसमें कन्विक्शन रेट 100% नहीं होता, बट उसकी बहुत सारी वजह होती हैं। सैंपल के रिजल्ट क्या है, उसके बाद जो फूड व्यापारी है, व्यापारी के पास भी सैंपल होता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, बट कन्विक्शन होते हैं। सभी स्टेट से हम सालाना डेटा लेते हैं और कन्विक्शन के रेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कन्विक्शन रेट कम होने की वजह से इस तरह की मिलावट होती है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि इतना बड़ा साइज़ है और कुछ राज्यों में लिमिटेड मैन पावर है, इस वजह से इसको कंट्रोल करना, इसीलिए मैंने आपको शुरू से कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स जब तक मिलकर नहीं आएंगे, इसको हम चाहे सोचें कि फूड अथॉरिटी के थ्रू ही इसको मतलब पॉसिबल हो पाएगा, हर दुकान पे हम जा पाएंगे, तो जैसे बताया कि फिर ये होगा कि इंस्पेक्टर राज आ गया। सो कंज्यूमर अवेयरनेस मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आज के समय की ज़रूरत है, और उसके साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो भी नियम FSSAI के थ्रू बनाए जाते हैं, जो भी कंप्लायंसेस हैं, उनका उन्हें पालन करना चाहिए। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो कंज्यूमर है वो शायद ये मानता है और मांगता है कि जो भी प्रोडक्ट बाजार में उसके सामने विकल्प के तौर पर मौजूद हो, उसे ये सोचना ना पड़े कि इसमें मिलावट है। और जब तक ये सोचना पड़ेगा तब तक कहीं ना कहीं जो हमारा मिलावट को रोकने का पूरा सिस्टम है उसमें कहीं त्रुटि या खामी है और उसको ठीक करने की ज़रूरत होगी। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।